सरकार रिपीट कर जाती है तो फिर पॉलिसी जो एक कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट होता है वो ज़रूर आता है। सर आरईसी पीएफसी को अभी और कितना देखा जा सकता है ऊपर? ये कहीं तो जस्टिफाई करेंगे ना वैल्यूएशन। आप इसका साल का चार्ट दिखाना, प्रोड्यूसर साहब, अविनाश सर जब बोल रहे होंगे आप इसका ईयरली रिटर्न दिखाना आरईसी और पीएफसी का। अविनाश सर बताइए सर कहाँ तक जा सकते हैं और क्या जस्टिफिकेशन है वैल्यूएशन का? देखिए, पहली बात तो डिम्पी, आरईसी के जो नतीजे आ गए मेरे ख्याल से उम्मीद से बहुत बेहतर आ गए। मेरे ख्याल से यही कारण है कि आज स्टॉक में अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। और ओवरऑल अगर पावर सेक्टर की बात करें तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन, उसके बाद पावर फाइनेंसिंग, ये सारे ऐसे सेगमेंट्स है जो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल के लिए ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़िया है, क्योंकि सप्लाई साइड से बहुत कम कैपेसिटी आ रही है, डिमांड बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो हमको लग रहा है कि देखिए, किसी को भी अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर फाइनेंस और पावर जनरेशन, ये तीनों सेगमेंट्स में थोड़ा-थोड़ा निवेश होना चाहिए। अगर आरईसी की बात करें तो मुझे लगता है कि कम से कम 560, 565 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। पीएफसी भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे पॉसिबल लग रही है, क्योंकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो फंडिंग का जो बिजनेस है, वो बहुत तेजी से चल रहा है। अगले 2-3 साल के लिए एक बहुत बढ़िया पोटेंशियल आने वाला है। प्लस अगर नई गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के बाद, तो बजट में पावर जनरेशन को लेके और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, आरईसी में भले ही आज 8-9% स्टॉक ऊपर है, पर जिस दिन मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, आपने वो बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था कि थोड़ा बहुत मार्केट यूफोरिया के जोन में जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कॉशियस रहना चाहिए, बट अच्छे शेयर्स अगर आपको निचले लेवल पे मिलते हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छा रहेगा। देखिए, नॉर्मली जब मार्केट 52 वीक हाई लगाता है, तभी आपको थोड़ा-सा कॉशियस होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि आने वाले महीने में, मई के महीने इलेक्शंस बहुत पूरी तरह से हेक्टिक होंगे। क्या नतीजा आएगा, किस प्रकार के ट्रेंड्स आएँगे। बट लग तो रहा है कि मार्केट्स बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठी है कि 400 सीट्स बीजेपी जीतेगी। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत 19-20 होता है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपको एक मॉडरेट करेक्शन भी देखने को मिले। तो ये आपको कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। हालाँकि हमको लग रहा है कि डेफिनिटली नतीजे जो आएँगे वो मोर और लेस, आई थिंक, इन लाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशन रहेंगे। लेकिन इलेक्शन में हम कुछ कह नहीं सकते, तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ले लीजिए और थोड़ा-सा मेरे ख्याल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। जब भी आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो, तभी उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो आरईसी में करंट लेवल पे वही खरीदें जिनको 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखना है। अदरवाइज़ थोड़ा-सा करेक्शन के बाद इसको खरीदें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, अविनाश सर ने देखिए सारी चीज़ें आपको बता दी और वो जो इलेक्शंस वाला पॉइंट है वो भी उन्होंने अच्छे से कनेक्ट करके बता दिया। बाजार का टॉप गेनर है एमएनएम और उसमें तेजी है 5% के आसपास की। अविनाश जी आपसे यही व्यू लेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी जो गाड़ी 3XO लॉन्च की है और उसको लेकर इनके प्लान्स काफ़ी एग्रेसिव हैं और जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला जो सेगमेंट है इनका लक्ष्य है कि 3 साल में नंबर 2 बन जाए। वैसे भी रेवेन्यू शेयर के लिहाज से, मार्केट शेयर के लिहाज से एसयूवीज में लीडर है एमएनएम। आप किस तरह से देख रहे हैं कंपनी की पोजीशनिंग को और मौजूदा भाव से आज की बड़ी तेजी के बाद भी आपको कितना भरोसा है एमएनएम को लेकर? क्या निवेश के लिए अभी भी सही स्तर पर है या फिर थोड़ा नीचे मिले तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ये जो गाड़ी है इसका पूरा इम्पैक्ट आपको पहला जो फर्स्ट हाफ रहेगा FY 24-25, तभी आपको वॉल्यूम्स का थोड़ा बहुत अंदाजा आएगा। बट करंट ऑर्डर बुक भी अगर हम देखें कंपनी की, तो कम से कम साल भर का ऑर्डर बुक उनके प्रीमियर व्हीकल्स पे अभी भी है, जैसे कि थार है, एक्सयूवी 700 है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी कम से कम अगले 12-15 महीने के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट मॉडल्स पे एक ऑर्डर बुक और पेंडिंग डिमांड काफी बड़ी है। प्लस महिंद्रा ने बहुत काफी टाइम के बाद डिजाइनिंग के ऊपर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चा किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के उन्होंने कहा है कि अगले 3 साल में वो सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर एन्जॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि अगर हम टाटा मोटर्स को कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें, तो कहीं न कहीं इसका प्रदर्शन अच्छा होने के बावजूद इसको उतना पी मल्टीपल मिलता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी का साल, 1.5 साल का नज़रिया है, तो यहाँ पे डेफिनिटली इवन करंट लेवल्स पे थोड़ा-सा पैसा डाल सकते हैं। थोड़ा-सा एसआईपी करिए, मेरे ख्याल से अच्छा पैसा बनेगा। बट मेरे ख्याल से एमएनएम स्टेडी रिटर्न्स देने वाला स्टॉक है, जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएशन देगा, लेकिन थोड़े टाइम में, इतना शॉर्ट टर्म में नहीं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसा बनेगा।
ठीक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, आपको इसको खरीदना चाहिए। एमएनएम के शेयर को 2160 रुपए का भाव है। आज नया रिकॉर्ड भी बनाया है एमएनएम के शेयर ने। लेकिन ऑटो लेते हैं और एक व्यू जरा आपसे हम लेंगे अविनाश जी, ट्रेंट को लेकर नंबर्स इसके अच्छे आए, शेयर हमने देखा कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी पहुंचा, स्टोर एडिशन के अच्छे आंकड़े आए, ट्रेंट मल्टीबैगर साबित हुआ है। सर, आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि ये मल्टीबैगर के आगे भी रहेगा? आपको कितना भरोसा है शेयर पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, हर पैमाने पे ट्रेंट ने बहुत अच्छा नंबर दिखाया है और मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। रिटेल स्पेस में देखिए तो सारी कंपनीज हैव डन वेल। अगर आप शॉपर स्टॉप का नंबर देखें, एबीएफआरएल का नंबर देखें, प्लस ट्रेंड का नंबर तो अच्छा आया ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंजम्पशन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग आ रही है। काफी हद तक जो प्री कोविड के लेवल्स थे उससे भी कहीं ज्यादा डिमांड अच्छा इंप्रूव हो रहा है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो ट्रेंड में डेफिनेटली निवेशित रहिए। कोई भी अगर नॉर्मल या थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में करेक्शन आता है बाजार में और थोड़ी गिरावट आती है, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो स्टॉक है, जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरह से 1.5-2 साल में चमका सकता है। रेमंड पर जरा एक आप व्यू दीजिए, क्योंकि रेमंड अब सिर्फ ये अपैरल वाला या फिर टेक्सटाइल वाला प्ले नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट वाला भी प्ले है और कंपनी थाने से बाहर निकल के भी प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च कर रही है। आज अच्छी तेजी है। रेमंड आपको लगता है कि सही भाव पर है अगर किसी को यहाँ पर बाइंग करनी हो, या फिर कोई और दूसरा शेयर आप सुझाएंगे? क्योंकि ये प्रॉक्सी प्ले है रियल एस्टेट का, कोई प्योर रियल एस्टेट प्ले अगर आप सुझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, बिल्कुल। देखिए पहली बात तो रेमंड का जो बिजनेस मॉडल है वो मेरे ख्याल से अभी रियल एस्टेट से एनहांस होने वाला है और इनके काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स है। थाना से निकल के अगर ये दूसरे ज्योग्राफिकल एरियाज में जाते हैं तो डेफिनेटली रिस्क भी थोड़ा कम होगा। मेरे ख्याल से अगर 2000 के करीब कोई खरीदता है तो अगले 6 से 12 महीने में अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो लोकेशन का होता है। अगर इनका लोकेशन सही है तो इनको प्राइसेस भी अच्छी मिलेंगी और इनकी इन्वेंट्री भी अच्छी तरह से बिकेगी। कोर बिजनेस तो वैसे भी काफी अच्छा चल रहा है, तो मेरे ख्याल से 2250-2300 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। और रही बात रियल एस्टेट के लिए, तो अभिषेक हमको जो पसंदीदा स्टॉक है, जो आपके चैनल पे हम काफी समय बोले हैं, वो अनंतराज है। देखिए अनंतराज में मुझे लगता है कि काफी अंडर वैल्यूड बिजनेस है, क्योंकि इसमें रियल एस्टेट का तो कॉम्बिनेशन है ही, बट इनके पास डेटा सेंटर का भी बिजनेस है, जो अगले साल से काफी अच्छी तरह से बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट करेगा। करीबन 28 मेगावाट की कैपेसिटी दिसंबर 24 तक आएगी और इनके पास लाइसेंस कैपेसिटी 300 मेगावाट की है। तो अगले 2 साल में डेटा सेंटर बिजनेस तो रियल एस्टेट बिजनेस को भी ओवरटेक कर सकता है। बट करीबन और एक जो प्लस पॉइंट इस कंपनी के, कि इन्होंने बिरलास के साथ, बिरला नव्या नाम की एक जॉइंट वेंचर उन्होंने की थी, जहां पे 1000 करोड़ का कैश फ्लो उनके अगले अगले 3 साल में मिलने वाला है। तो कंपनी एक्चुअली टेक ऑफ स्टेज पे है। मुझे लग रहा है कि इस साल करीबन 263 करोड़ का प्रॉफिट आया था, जो पिछले साल 150 करोड़ था। हमको लग रहा है कि FY25 के लिए 350 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आना चाहिए और प्राइस करीबन 425-450 अगले साल में पॉसिबल लग रहा है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है, जो अभी शायद अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वैल्यू बहुत है और इसमें डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश किया जा सकता है। अडानी ग्रुप के शेयर्स दिखाना, नहीं वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बस एक ही शेयर है अडानी एंटरप्राइजेज और थोड़ा अंबुजा, और इसके अलावा कोई खास बड़ा कोई शेयर के अंदर कोई गिरावट तो नहीं दिख रही है। ठीक है, एनी हाउ अविनाश सर, ये स्मॉल कैप और मिड कैप पे वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी जैसे रुचित भी अपने स्टार्टिंग नोट में बोल रहे थे कि पहले ये पूरी तेज़ी जो हाथ में थी, जो दिख रही थी, वो स्मॉल और मिड कैप में थी। ये थोड़े आउटराइटली बाहर हुए, आउटशाइन होने लगे फ्रंट लाइन शेयर्स। अभी भी जो डिप मिल जाए बाजार का, मान लो थोड़ा और मिलता है तो क्या फ्रंट लाइन पे रहें, स्मॉल कैप से फिलहाल अभी दूर रहें क्या? नहीं, आई थिंक डिप्पी, देखिए दोनों फ्रंट लाइन और मिड कैप में आपको स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना है। मुझे लग रहा है कि देखिए स्मॉल कैप में भरपूर तेजी हो चुकी है, तो इंक्रीमेंटल अपसाइड शायद अभी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बट लेकिन अभी भी ऐसे काफी मौके हैं जहां पे हमको लग रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में आपको एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है। मिसाल के तौर पे ऑटो कंपोनेंट्स में सीआई ऑटोमोटिव में देख रहा था, नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। करीबन 480 का भाव सुबह चल रहा था, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प हो सकता है मिड कैप स्पेस में। और रही बात हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, तो पीएनबी हाउसिंग के नंबर्स कल बहुत बढ़िया नंबर आ गए हैं,
तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। करीबन 800 रुपए का भाव मैंने देखा था। अभी तो हाँ, अभी 800 के ही करीब चल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 57% का प्रॉफिट बढ़ा है। एसेट क्वालिटी ठीक-ठाक हो गई है। तो यहाँ पे भी 950 साढ़े 900 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो देखिए आपको गिने-चुने स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्च्युनिटीज पे फोकस करना है। लार्ज कैप डेफिनिटली थोड़ा-सा कंफर्टिंग ज़रूर है। लेकिन मुझे लगता है कि मिड कैप में भी अगर आप सही स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टर्म रखते हैं, तो पैसा ज़रूर बनेगा। बट हाँ, आपको थोड़ा-सा सिलेक्टिव और थोड़ा-सा कॉशियस होना चाहिए क्योंकि लग रहा है कि मिड कैप, स्मॉल कैप में जो बढ़त हो गई है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्टिव रहना चाहिए और मेरे ख्याल से ऐसा कोई बायस रखना नहीं चाहिए मन में कि स्मॉल कैप को अवॉइड करे, लार्ज कैप में ही जाए। जहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, जहाँ पे भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, वहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा निवेश करें क्योंकि मार्केट डेटा को ही रिस्पेक्ट करता है। डेटा को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डेटा रीडिंग आपकी जितनी शार्प होगी उतना आपको बाजार अच्छे से समझ में आएगा। मैं कई बार बोलता हूँ भाव और भावनाओं का खेल है, तो भावनाओं को अगर साइड करके सिर्फ भाव पे आ जाएंगे तो आपको फाइन ट्यून होता जाएगा। राजेश सर